हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का सबसे लास्ट पार्ट नंबर 4, जिसमें अपन करने वाले हैं टेक्सोनोमिक एड्स। इससे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने किया था टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जिसके बारे में अगर आपने स्टडी नहीं की है तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। देखो, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं आपको। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो होती है वो अपने कहां से कहां की तरफ चलती है, स्पीसीज से किंगडम की तरफ। किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, उससे छोटी कैटेगरी कौन सी थी, फाइलम या डिवीजन। उससे फिर नीचे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर क्या होती है, स्पीसीज। एक चीज मैंने वहां पर भी स्टेटमेंट बोला था थर्ड वीडियो में भी, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो आप अच्छे से सुनिए। वो ये है कि अगर अपन किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर देखें तो वहां पर जो मेंबर होंगे उनके बीच अगर सिमिलरिटी देखे तो इन सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने पर कम होता जाता है। इसको अच्छे से सुने आप। जैसे अगर मैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी लेता हूं स्पीसीज, और स्पीसीज में आने वाले जो मेंबर है, एक ही स्पीसीज में आने वाले जो मेंबर है उनके बीच में मैं सिमिलरिटी ढूंढूं, और एक मैं लूं ऊपर की तरफ मूव करूं और किंगडम की तरफ जाऊं, और एक किंगडम लेता हूं, जैसे मान लो मैं एनिमेलिया किंगडम लूं, और एनिमेलिया किंगडम में जो जो मेंबर आते हैं उन सारे मेंबर के बीच में सिमिलरिटी देखने की कोशिश करूं तो सिमिलरिटी कम आएगी। क्योंकि जैसे एनिमेलिया किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स भी आते हैं, कॉर्डेट्स भी आते हैं, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी कम है। लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ मूव करते हैं और स्पीसीज की तरफ मूव करने लगते हैं, अब एक ही स्पीसीज, जैसे मान लो ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो ह्यूमन स्पीसीज में सारे मेंबर क्या होंगे, ह्यूमन होंगे, और उनके बीच सिमिलरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जैसे जैसे जाए तो उनके बीच के जो मेंबर होते हैं उनमें सिमिलरिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाए तो सिमिलरिटी क्या होती है, बढ़ती है। हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सिमिलरिटी कम होती है तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना क्या होता है, मुश्किल होता है, और क्लासिफिकेशन करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। और लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की तरफ देखें तो सिमिलरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और सिमिलरिटी ज्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना भी आसान होता है, और स्टडी करना भी क्या होता है, आसान। ये सब अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं टेक्सोनोमिक एड्स। सबसे पहले ये देखते हैं एड्स का क्या मीनिंग है। तो यहां एड्स का मीनिंग है हेल्पिंग टूल, मतलब एड्स का मतलब ऐसी टूल्स जो किसी चीज में हेल्प करे। अब ये टेक्सोनोमिक एड्स, इसका मतलब ये टूल्स जो होंगे वो टेक्सोनोमिक स्टडी में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसको अपन समझते हैं। देखो देखो ड्यूरिंग टेक्सोनोमिक स्टडी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। जब अपन टेक्सोनोमिक स्टडी करते हैं तो उसको 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्या होता है, नोमेनक्लेचर, थर्ड क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल के एक्चुअल स्पेसिमेन बोले तो उनको कलेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो डेड फॉर्म में हो चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो, उन्हें कलेक्ट करेंगे और फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देन वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड जो होगी उसे अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और इसलिए स्टोर करेंगे कि ताकि बाद में अगले स्टेप बोले तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आराम से हो सके। साथ में ये सारी इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेन को यूज करके अपन फ्यूचर में भी कोई आकर स्टडी कर सकता है। तो ये सब अपन को करना है, और ये सब करने के लिए जो जो मैं अभी बोला हूं वो सब करने के लिए अपन कुछ टूल्स यूज करते हैं, जो टूल्स ये काम थोड़ा आसान कर देते हैं। उन टूल्स को अपन क्या कहने वाले हैं, टेक्सोनोमिक एड्स कहेंगे। कौन कौन से टेक्सोनोमिक एड्स अपन को करने हैं, कौन कौन से करने हैं, 6 टेक्सोनोमिक एड्स करने हैं। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, बुक्स, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क और कीज। ठीक है। और अगर टेक्सोनोमिक एड्स की आपको कोई डेफिनेशन पूछे, आपके कोई 11th स्टैंडर्ड पे एग्जाम हो और आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या लिख सकते हैं, टेक्सोनोमिक एड्स आर द हेल्पिंग टूल which biologists develop to store and preserve the information as well as specimen। मतलब ये जो एड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, साथ ही साथ में जो स्पेसिमेन जिनसे अपन ने स्टडी की है उसको भी स्टोर करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं ताकि फ्यूचर में भी कोई काम में ले सके, और अभी भी अपन आसानी से टेक्सोनोमिक की क्या कर सके, स्टडी कर सके। ठीक है। तो एक एक करके अपन को ये सारे टेक्सोनोमिक एड्स अच्छे से समझने। सबसे पहला लेते हैं हर्बेरियम। देखो हर्बेरियम एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड होगा हर्बेरियम। ठीक है।
अब हर्बेरियम बेसिकली एक तरह का स्टोर हाउस है जहां पर कुछ चीजों को स्टोर करते हैं। हर्बेरियम कुछ कुछ लाइब्रेरी जैसा है, जैसे लाइब्रेरी जो होती है उसमें क्या होती है, बुक्स स्टोर होती है। तो हर्बेरियम में हर्बेरियम सीड्स जो होती है उनका कलेक्शन होता है, उन्हें स्टोर किया जाता है। हर्बेरियम क्या होगा, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस, जिसे रिपोजिटरी भी कह सकते हैं अपन। रिपोजिटरी या स्टोर हाउस एक ही वर्ड होता है, जहां पर क्या स्टोर करते हैं, हर्बेरियम सीड को स्टोर किया जाता है और उन्हें हर्बेरियम सीड को स्टोर भी करेंगे और एक इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उससे बाद में कोई भी जिसे भी टेक्सोनॉमी का नॉलेज हो वो आकर अच्छे से उसकी स्टडी कर सके। और ये करने के लिए जो हर्बेरियम सीड्स जो होती है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो हर्बेरियम क्या होता है, पहला अपने शॉर्ट में देखें तो हर्बेरियम में हर्बेरियम सीड का कलेक्शन होता है और उसे यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज भी किया होगा। बहुत सारी वहां पर क्या होगी, हर्बेरियम सीट होगी और उन्हें क्लासिफाई करके अरेंज किया हुआ होगा। अब देखते हैं कि हर्बेरियम सीट क्या होती है। तो हर्बेरियम सीट जो होती है वो एक तरह का पेपर जैसा होता है, हार्ड पेपर जैसा होता है, और सीट की साइज जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। क्या साइज होती है, 11.5 इंच मल्टीप्लाई 16.5 इंच, 11.5 ऐसे और 16.5 इंच ऐसे, ठीक है। ये हर्बेरियम सीट एक पेपर हो गया, एक चीज पता चल गई। इस सीट के ऊपर अपन क्या करते हैं कि प्लांट, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, हर्बेरियम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के स्पेसिमेन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इस सीट पर ड्राइड बोले तो सूखा हुआ, डेड बोले तो डेड आप समझते हैं, और प्रेस्ड, प्रेस्ड मतलब जिसे अपन एकदम दबाकर एकदम चपटा कर दिया है, एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब जिसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगे, कोई बैक्टीरिया ना लगे, कोई डिकम्पोजिशन एजेंट ना लगे, ऐसी प्लांट को यहां पर क्या करेंगे, चिपका देंगे। अब देखो यहां पर क्या किया है, अपन क्या करेंगे, प्लांट का एक सैंपल लेंगे। सबसे पहले उस प्लांट के सैंपल को लिया और उसे अपन क्या करेंगे, पेपर्स या फिर फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, ऐसी किसी भी चीज के बीच में रखेंगे जो उसमें से जो भी उसका जो लिक्विड सब्सटेंस है उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उसे अपन उन दोनों पेपर के बीच में रखकर ऐसे ज्यादा वेट से क्या करेंगे, दबा कर रखेंगे, ताकि वो चपटे होकर एकदम सीधे हो जाए और उनका जो मॉइस्चर कंटेंट जो भी लिक्विड है वो सारा वो पेपर सोख ले। तो एक तो अपन ने क्या किया, उसे ड्राई किया, ऑब्वियस थिंग ऐसे दबाएंगे और प्लांट को अलग कर चुके हैं तो डेड तो हो ही चुका है। साथ में क्या हो गया, प्रेस कर दिया तो एकदम चपटे हो गए। और यहां पर चिपकाने से पहले उसके ऊपर कुछ ऐसे स्प्रे वगैरह करेंगे जिससे उसमें फंगस नहीं लगे, बैक्टीरिया ना लगे, ताकि ये खराब ना हो। तो यहां पर हर्बेरियम सीट लेंगे, वो इस स्टैंडर्ड साइज की होगी, पेपर सीट होती है। उसके ऊपर अपन स्पेसिमेन, प्लांट का स्पेसिमेन जो कैसा होता है, ड्राइड होता है, डेड होता है, प्रेस्ड होता है, प्रिजर्व्ड होता है, उसे यहां चिपका देंगे और फिर उसके बारे में यहां इंफॉर्मेशन लिख देंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि आपने किस डेट को ये कलेक्ट किया है, किस जगह से ये कलेक्ट किया है, जो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है, जो प्लांट आपने कलेक्ट किया उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली नेम लिखेंगे, और किसने कलेक्ट किया, कलेक्टर का नेम भी लिखेंगे। और इस तरीके से जो पूरा एक सीट तैयार होगा उसे अपन क्या कहेंगे, हर्बेरियम सीट। ये किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए होगा। ऐसे बहुत सारे हर्बेरियम सीट होगी, उन सारे हर्बेरियम सीट का जो कलेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, हर्बेरियम कहेंगे। क्या कहेंगे, हर्बेरियम, ठीक है। और एक से ज्यादा हर्बेरियम हो तो उसे हर्बेरिया कहते हैं। और हर्बेरियम में इन हर्बेरियम सीट को जो है स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से अरेंज करना है, ऐसे नहीं है कि रैंडमली पुट कर देना, ठीक है। तो ये सब अपने यहां लिखा हुआ है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम सीट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम सीट क्या होती है, ये स्टैंडर्ड साइज सीट होती है, ये स्टैंडर्ड साइज है, ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड साइज। इसके ऊपर क्या होता है, ड्राइड, डेड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड प्लांट होते हैं, उन्हें उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में क्या रखते हैं। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम और कलेक्टर का नाम लिखना है। और हर्बेरिया, हर्बेरिया वर्ड बोले तो प्लूरल वर्ड जो है वो किस लिए यूज करते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम में। ये आप याद रखना, ये वाली लाइन को अच्छे से याद रखना। देखो यहां पर जो ये अपने 6 टैक्सोनॉमिक एड्स है,
इसमें से एक हर्बेरियम और एक बुक्स के अंदर जो भी अपन पढ़ेंगे उनको अपन क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। देखो रेफरल सिस्टम क्या होता है, क्विक रेफरल सिस्टम क्या होता है, जैसे अपन मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, उसमें उस मोबाइल के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी लिखी हुई रहती है। तो क्या अपन किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए इस हर्बेरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। उसके बारे में उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, देखो वो कैसा दिखता है वो सब इंफॉर्मेशन होगी, कहां पर है वो भी होगी, उसका लोकल नेम बॉटनिकल नेम भी होगा और उसकी फैमिली नेम भी होंगी, तो उसके बारे में अपन को इंफॉर्मेशन भी पता चलती है। इसलिए हर्बेरियम को अपन क्या करते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी के भी टेक्सोनोमिक एड्स करते हैं। ठीक है, सेकंड लेते हैं अपन बॉटनिकल गार्डन के बारे में। तो देखो बॉटनिकल गार्डन करने से पहले एक चीज अपन हर्बेरियम से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट की स्टडी करते हैं और वो भी कैसी होती है, स्पेसिमेन जो होते हैं वो डेड होते हैं। बॉटनिकल गार्डन भी प्लांट के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां जो प्लांट है वो कैसे है, लिविंग प्लांट है। ठीक है, तो दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन। ये एक बहुत बड़ी सी जगह होती है जहां पर ह्यूमन खुद क्या करते हैं, अलग अलग जगह से प्लांट को लाकर क्या करता है, लगाता है और खुद ग्रो करवाता है ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। और फिर उन प्लांट से अपन क्या कर सकते हैं, टेक्सोनोमिक स्टडी कर सकते हैं, उन्हें रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लांट इस तरीके से दिखाई देते हैं। उनके बारे में भी लेबलिंग करते हैं, जैसे अपन हर्बेरियम में करते हैं। हर्बेरियम में तो क्या करते हैं, हर्बेरियम सीट के साइड में लिखते हैं। यहां पर क्या करते हैं, जो प्लांट होगा, प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसके ऊपर ही एक कार्डबोर्ड लगाकर उसके ऊपर ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देते हैं या उसके आसपास कहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो अपन रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। उसके जो फीचर्स होते हैं उनको देखकर अपन क्या कर सकते हैं, किसी और को कंपेयर भी कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ईच प्लांट इज लेबल टू इंडिकेट इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। और हर प्लांट को अपन लेबल करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसके बारे में लिख देंगे, उसका नाम, लोकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम उसी के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो भी अपन स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। और यहां पर स्टडी के लिए यूज करने के लिए जो प्लांट यूज कर रहे हैं वो कैसे, लिविंग। एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, मैं बाद में लिखवा दूंगा। बॉटनिकल गार्डन जो है टेक्सोनोमी की स्टडी तो करवाते ही, साथ में प्लांट के कंजर्वेशन में भी क्या यूज में आ रहा है। ये कैसा कंजर्वेशन होगा आपको अगर पता होता है तो कंजर्वेशन दो तरीके से कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, जिसे अपन क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, और किसी ऑर्गेनिज्म को किसी और एनवायरनमेंट में जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट ना हो उसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो बॉटनिकल गार्डन जो है प्लांट्स के एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल में कर सकते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, अपना टेक्सोनोमिक स्टडी होता है। हाँ वो कंजर्वेशन भी हो रहा है, लेकिन मेन मोटिव क्या है, अपना टेक्सोनोमिक स्टडी। एक और चीज, अपनी एनसीईआरटी के बुक में कुछ बॉटनिकल गार्डन के नेम दे रखे हैं, अपन को वो नाम और उनके प्लेस याद रखने। पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है। सेकंड है नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो लखनऊ में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में, और लायड बॉटनिकल गार्डन जो कहां पर है, दार्जिलिंग में। तो ये अपने बॉटनिकल गार्डन के नाम भी याद रखने हैं और इनकी जगह भी याद रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है म्यूजियम। देखो म्यूजियम आप सब जानते हैं, म्यूजियम में किसी ना किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मतलब वो होते हैं, वहां पर कुछ थिंग्स होती है जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर कोई मान लो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या म्यूजियम है तो वहां पर किसी के बारे में, जैसे मान लो अपने मुगल्स के बारे में कोई म्यूजियम है तो वहां पर मुगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह होगी, वहां पर जाकर अपन कुछ रीड कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो म्यूजियम होता है। यहाँ बायोलॉजिकल म्यूजियम है तो ऑब्वियस थिंग है, ये किसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अभी तक अपन ने जो दो टेक्सोनोमिक एड्स पढ़े थे, कौन कौन सा, बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम, ये दोनों प्लांट के लिए यूज करते हैं। म्यूजियम जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज होता है। पहली चीज, म्यूजियम में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी डेड होंगे, लिविंग नहीं होंगे। तो म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। दो चीजें गौर करने वाली है, एक तो प्रिजर्व्ड, इसका मतलब वो डेड है, और प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। और क्यों करते हैं, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। और किसके लिए बनाते हैं, स्टडी और रेफरेंस के लिए ये करते हैं।
छोटे मोटे म्यूजियम जैसा ही अपने स्कूलों में भी होता है, कॉलेज में भी होता है। ये ऐसे जो यहाँ पर अभी अपन जैसे स्पेसिमेन देखेंगे अपन को 11th-12th में स्टडी के लिए स्कूलों में भी रखे होते हैं। आपने देखे हो तो एक बड़े बड़े से ग्लास के कंटेनर होते हैं जिसमें एक लिक्विड फिल कर रखा होता है और उसमें कुछ एनिमल्स डाल रखे होते हैं, तो बेसिकली स्पेसिमेन है। कैसे है? वेट स्पेसिमेन है, मतलब गिले स्पेसिमेन है। और उन स्पेसिमेन से अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वैसे स्पेसिमेन का अगर बहुत सारा कलेक्शन हो तो वही म्यूजियम हो गया। तो म्यूजियम अपन स्कूल कॉलेजेस में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो स्पेसिमेन यूज करेंगे वो दो तरह के होंगे, ड्राइड और वेट। वेट जो होंगे उसमें क्या करते हैं, ग्लास का एक कंटेनर लेते हैं, उसमें किसी ऑर्गेनिज्म को रख देंगे और वो ऑर्गेनिज्म खराब ना हो इसलिए उसके चारों तरफ एक लिक्विड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो। जनरली जो लिक्विड आप देखते हो लैब में, चाहे वो आप स्कूल लेवल पे देखें या फिर कॉलेज लेवल पे देखें, तो जो भी आप लिक्विड देखते हो वो जनरली फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन इसलिए डाला जाता है ताकि जो स्पेसिमेन आपने रखा है वो स्पेसिमेन क्या ना हो, खराब ना हो। तो इन वेट स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार और इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और जनरली प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं अपन? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन यूज करते हैं। पीएस का मतलब प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तरीके तो है स्पेसिमेन बनाने का ये। दूसरा तरीका है ड्राइड स्पेसिमेन। ड्राइड स्पेसिमेन क्या करते हैं? बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का बनाते हैं। जैसे मान लो मंकी का स्पेसिमेन बनाना है तो क्या करेंगे, मंकी की जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे और बाकी का तो हटा देते हैं। अब स्किन के अंदर स्टफ कर देते हैं, मतलब या तो कॉटन फिल कर देते हैं या पॉलिस्टर वगैरह फिल करके कुछ प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस भी डाल देते हैं जिससे खराब ना हो, और फिर उसे वापस पैक कर देते हैं। तो बाहर से तो वो मंकी जैसा दिखता है लेकिन अंदर उसमें कुछ नहीं है, कॉटन वगैरह फिल कर रखी है। तो ये कैसा एक ड्राइड स्पेसिमेन है। इंसेक्ट के केस में क्या करते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं उन इंसेक्ट को आप पकड़ेंगे और फिर उन इंसेक्ट को मारेंगे। मारते समय ध्यान रखना है कि उन्हें इस तरीके से नहीं मारना है कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो, और फिर उसे क्या करना है, एक कार्डबोर्ड या किसी भी जो बॉक्स होता है उसके अंदर उन इंसेक्ट को रखकर पिन से क्या करना है, उसे चिपका देना है, ऐसे गाड़ देना है वहां पर। तो इंसेक्ट के केस में क्या करते हैं, पहले इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं और फिर पिन कर देते हैं, और वो जो कलेक्शन बनेगा उसे एक बॉक्स में रख देंगे और उस बॉक्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल देंगे जिससे वो खराब ना हो। ये भी एक ड्राइड स्पेसिमेन है क्योंकि कोई लिक्विड यूज नहीं हो रहा। एक तरीका है एनिमल्स की जो बॉन वगैरह होती है उनके भी अपन स्पेसिमेन रख सकते हैं, तो वो भी एक ड्राइड स्पेसिमेन है। अब चाहे ड्राइड स्पेसिमेन है चाहे वेट स्पेसिमेन है, इनमें क्या करेंगे अपन, उन स्पेसिमेन के ऊपर क्या कर देंगे, स्टिकर लगाकर इंफॉर्मेशन लगा देंगे उसके बारे में। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट अपना है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क कुछ बॉटनिकल गार्डन जैसे ही है। यहां पर भी एक जगह होगी जहां पर एनिमल को बाहर से इंटेंशनली लाया जाएगा और वहां पर उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे रखा जाएगा, मतलब उनकी सेफ्टी, उनके खाने पीने का सबका जो जिम्मा होगा वो अपना होगा, मतलब ह्यूमन का होगा, और रखा जाएगा। और साथ में अपन क्या कर सकते हैं, उनको रखकर उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनकी फूड हैबिटेट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। बोले तो टेक्सोनॉमी में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। अगेन बॉटनिकल गार्डन के जैसे बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क दोनों जो है वो टेक्सोनॉमिक इंपोर्टेंस तो रखते ही है, साथ ही साथ में एक्स सीटू कंजर्वेशन भी देते हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। इन दोनों ही जगह पर अपन ने जो प्लांट या यहाँ पर एनिमल लाए थे वो अपन लाए किस लिए थे, ताकि टेक्सोनॉमिक स्टडी कर सके, लेकिन जो है ये कंजर्वेशन का भी एक तरीका हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कुछ बुक्स का मतलब, यहाँ पर बुक्स का मतलब है कि अपन किसी चीज के बारे में इस मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, इसको अपन यहाँ पर बुक्स कह रहे हैं। तो बुक्स बेसिकली क्या है, रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स, देखो बुक्स बहुत तरह की हो सकती है जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करती है। यहाँ पर 4 बुक्स करनी है और चारों ही बुक्स जो है वो प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। फ्लोरा करना है, कैटालॉग करना है, मैनुअल्स करना है, मोनोग्राफ करना है। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है वो अभी अपन देखते हैं। उसके बाद पहले अपन 1-2 चीजें समझते हैं। पहला, बुक्स को भी अपन क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। बुक में भी अपन को क्या होगी, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे अपन जल्दी जल्दी उसके बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बुक में जो होता है कोई भी स्पेसिमेन नहीं होता, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसिमेन। यहां पर कोई रियल स्पेसिमेन नहीं है, ठीक है।
मतलब जैसे अभी तक अपन ने जो भी देखा है, चाहे हर्बेरियम देखा है, चाहे जूलॉजिकल पार्क था, बॉटनिकल गार्डन थे, म्यूजियम थे, वहां पर सामने कोई सच में या तो डेड या लाइव स्पेसिमेन था। बुक्स में कोई भी स्पेसिमेन नहीं होता। तो यहाँ पर रेफरल सिस्टम है लेकिन विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यहाँ पर नहीं होंगे, सिर्फ रिकॉर्डेड क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन होंगे, स्पेसिमेन नहीं होंगे। अब ये चारों में क्या डिफरेंस है वो अभी अपन देखते हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, ये चारों सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, अपने प्लांट से रिलेटेड है। एनिमल से रिलेटेड भी हो सकते हैं लेकिन अपनी बुक में ये चार है तो अपन चार ही स्टडी करेंगे क्योंकि उनसे चार से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। एक बार मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं। हर्बेरियम जो होता है वो प्लांट के लिए होता है, डेड होता है प्लांट। बॉटनिकल गार्डन प्लांट के लिए होते हैं लेकिन लिविंग होते हैं। म्यूजियम जो होता है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होते हैं लेकिन डेड होते हैं। जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए होता है और वो लिविंग होते हैं। और बुक्स जो होती है, बुक्स के केस में अपने बुक्स जनरली प्लांट एनिमल दोनों के लिए हो सकती है लेकिन अपनी बुक में जो एक्सप्लेन कर रखा वो सारी प्लांट्स के लिए। एक और चीज, बॉटनिकल गार्डन जो होगा वहां पर कुछ एनिमल्स भी बाहर से आ सकते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह आ सकते हैं, और जूलॉजिकल पार्क में भी अपन कुछ ना कुछ प्लांट वगैरह तो लगाएंगे, लेकिन जो वहां पर बर्ड आ रहे और जो यहां पर प्लांट है वो अपने लिए टेक्सोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए नहीं है। अपन ने उनको टेक्सोनॉमिक इंपोर्टेंस के हिसाब से अलाउ नहीं किया। बर्ड्स कोई भी आ सकते हैं और अपन उन पे ध्यान भी नहीं दे रहे। यहां पर अपन कोई भी प्लांट लगा सकते हैं और अपन उनको टेक्सोनॉमिक इंपोर्टेंस के हिसाब से नहीं लगा रहे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन चारों में क्या डिफरेंस है, और लास्ट टेक्सोनॉमिक एड्स भी देखेंगे जो कि क्या है, की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि जो बुक्स अपनी बुक में दे रखी है उनमें क्या क्या डिफरेंस है। फ्लोरा, कैटालॉग, मैनुअल्स और मोनोग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो पहले देखो, ये जो अपने फ्लोरा जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिखा जाता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपन स्टडी कर रहे हैं तो एरिया की लिमिटेशन है। हाँ, वो एरिया कोई भी ले सकते हो, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फिर अपन जब एक बार कह देंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि फ्लोरा ऑफ गुजरात, तो फिर अपन को सिर्फ गुजरात के अंदर अंदर ही स्टडी करनी है। अगर मैं कहूं कि फ्लोरा ऑफ दिल्ली, तो फिर अपन को सिर्फ दिल्ली के अंदर देखना है। फ्लोरा ऑफ जोधपुर, तो सिर्फ अपन को जोधपुर के अंदर देखना है। तो बोले तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टडी होगी। तो रिटर्न फॉर अ गिवन एरिया। सेकंड, इसके अंदर इंडेक्स होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग तो आप समझते हो, लिस्ट होगी। ठीक है, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। प्लांट का हैबिटेट कैसा है, मतलब जो प्लांट के अपन बारे में लिख रहे हैं वो प्लांट को कैसी हैबिटेट चाहिए, बोले तो उनके रहने के लिए क्या क्या एनवायरमेंट होना चाहिए, वो उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन की कहां पर कितने कितने, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और साथ ही में कुछ आइडेंटिफाई के लिए कुछ करेक्टर होते हैं, लेकिन सारे करेक्टर नहीं होते, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन होती है। तो गिवन एरिया के लिए लिखे जाते हैं, इंडेक्स होता है, और इंफॉर्मेशन किस किस के बारे में होती है, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती है लेकिन ऊपर ऊपर से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। सेकंड है कैटालॉग। कैटालॉग भी एक गिवन एरिया के लिए लिखे जाते हैं, तो ये तो इसके साथ सिमिलरिटी होगी। इसके अंदर भी लिस्ट होती है, ये भी इसके साथ सिमिलरिटी होगी, लेकिन इसके अंदर कैटालॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ही होती है, सिर्फ इंडेक्स ही होता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो कंटेन लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ बॉटनिकल टाइटल्स, फुल नेम ऑफ ऑथर, पब्लिकेशन, और किसी बुक्स के बारे में मतलब लिस्ट हो सकती है, ऑर्गेनिज्म की लिस्ट हो सकती है, ऑथर की लिस्ट हो सकती है, पब्लिकेशन हाउस की लिस्ट हो सकती है। तो सिर्फ लिस्ट होती है, ऐसी को क्या कहते हैं अपन, कैटालॉग कहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस थिंग है ये सबसे छोटी बुक होगी। स्मॉलेस्ट बुक पूछे इन सब में तो कौन सी होगी, कैटालॉग होगी। फिर है मैनुअल। मैनुअल जो होता है वो भी एक गिवन एरिया के लिए लिखे जाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, इंडेक्स होता है। ये दो पॉइंट तो इन दोनों के सेम ही है। अब अलग क्या है, मैनुअल के अंदर उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है जिसकी अपन मतलब जो है उसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ दैट एरिया। तो एक बार इन तीनों को वापस देखते हैं। इन तीनों में कॉमन क्या, ये तीनों एक ही गिवन एरिया के लिए लिखे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया के, भाई इस एरिया के बारे में कैटालॉग लिख रहे हैं, या इस एरिया का फ्लोरा लिख रहे हैं, या इस एरिया का अपन क्या लिख रहे हैं, मैनुअल लिख रहे हैं। तो एक एरिया का होगा।
तीनों के अंदर लिस्ट होगी। ये तो 2 पॉइंट तो तीनों के अंदर है। अब अलग अलग क्या है, यहां पर देखो हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से। इसके अंदर तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ लिस्ट ही होती है। इसके अंदर लिस्ट के साथ इंफॉर्मेशन है, और वो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। तो तीनों में प्रॉपर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब लेते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है, पहला तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक टेक्सॉन के लिए लिखा जाता है, किसी एक कैटेगरी के लिए लिखा जाता है। जैसे सपोज करो कि मैं अपने कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में लिख रहा हूं, तो कोई पर्टिकुलर एक प्लांट क्या डिनोट करता है, एक टेक्सॉन को, क्योंकि वो एक स्पीसीज का एग्जांपल है, तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। मैंने कल भी बताया था कि किसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी से रिलेटेड जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो एक्चुअल एंटिटी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, टेक्सॉन। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो वो एक टेक्सॉन है, तो मुझे सिर्फ उसी के बारे में स्टडी करनी है और किसी के बारे में नहीं। जबकि यहाँ फ्लोरा, कैटालॉग और मैनुअल में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जितने भी प्लांट हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। यहां पर सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन इन सब में एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है, कि भाई इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहां पर एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे अगर मैं मान लो नीम के बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो फिर वो नीम का पेड़ कहीं पे भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वहां पर। तो यहां पर एरिया की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन किसकी स्टडी कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन है। एक ही टेक्सॉन की स्टडी कर सकते हैं। इन तीनों के केस में किसकी स्टडी कर रहे हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी प्लांट हो सकता है, लेकिन एरिया की लिमिटेशन है कि इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों में आपस में कॉमन क्या है कि इन तीनों में एरिया गिवन होता है, इन तीनों में लिस्ट होती है। डिफरेंस क्या है, इसमें लिस्ट के साथ साथ ऊपर ऊपर से कुछ इंफॉर्मेशन भी होती है, या कैटलॉग में सिर्फ लिस्ट ही होती है, और मैनुअल में लिस्ट के साथ साथ में क्या होती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी होती है। तो ये चार जो है अपने टेक्सोनोमिक बुक्स है, जिसकी भी अपन क्या करते हैं, टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए यूज करते हैं, और इसे भी क्विक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्विक रेफरेंस के फॉर्म में अपन हर्बेरियम और बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोले तो इन सब का। ठीक है, एक अगर आपको पूछे कौन सा ऐसा टेक्सोनोमिक एड्स है जिसके अंदर कोई लिविंग स्पेसिमेन होता ही नहीं है, सिर्फ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है या डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो कौन से होंगे, ये सब होंगे। ठीक है, लास्ट अपना है की बेसिकली बुक से ही रिलेटेड है, अपन को अलग पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये है बुक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, अब की क्या है, तो देखो की एकदम आसान तरीके से समझाता हूं, फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। देखो की में क्या होता है, आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को आपको दे दिया, अब आपको उस ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करना है कि हाँ भाई मेरे को इस कैटेगरी के अंदर रखना है, और रखने के लिए आपको एक मतलब मैनुअल दिया जाएगा, बोले तो एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस के पैटर्न में स्टेटमेंट होंगे, और हर स्टेटमेंट में दो दो स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, और वो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, जब दो चीजों के बीच में अपन इजीली मतलब डिफरेंस कर सके, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट। तो अपन को ऐसे स्टेटमेंट दे रखे होंगे जिसमें हर में दो दो स्टेटमेंट होंगे, और उन दोनों स्टेटमेंट को अपन को यूज करके या उन सेट ऑफ स्टेटमेंट को यूज करके अपन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है या उसे आइडेंटिफाई करना है। पहले अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है और मैं चाहता हूं कि उससे 5 किंगडम कौन से होते हैं अपने सेकंड चैप्टर में अपन देखेंगे आगे आने वाले। अभी के लिए मैं ऊपर से बता देता हूं, 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंगाई। अब मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। अब मैं चाह रहा हूं कि उसे इन पांचों में से किसी एक कैटेगरी में रखूं, तो मैं कैसे रखूंगा, उसके लिए मुझे ये एक सेट ऑफ मतलब स्टेटमेंट दे रखा है। ये जो पूरा दे रखा है, इनको मैं क्या कहता हूं, कीज कहता हूं। क्या कहता हूं, कीज। यहां पर हर की के अंदर दो दो स्टेटमेंट है। ये मैं कलर में लिखने का मतलब, देखो पहला मैंने 2 बार लिखा 1 1, तो ये हर में कितने होते हैं, दो दो स्टेटमेंट होते हैं। दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2 और फोर्थ में भी 2। ठीक है, बहुत लंबा होता है की, लेकिन अपन ये शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, तो दो दो स्टेटमेंट होते हैं। इन दो स्टेटमेंट का एक जो की है, इसे कपलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कपलेट। क्यों कहेंगे कपलेट, क्योंकि 2 है। और इन 2 में से कपलेट की ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इनको कहते हैं लीड। क्या कहते हैं, लीड। लीड बोले तो आगे जाने का रास्ता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहला मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा कि क्या उसमें एक सेल है या उसमें एक से ज्यादा सेल है।
तो पहले तो ये देखो, पहले के अंदर जो दो स्टेटमेंट है एकदम कॉन्ट्रास्ट है, एक कह रहा है कि एक सेल है, एक कह रहा है कि एक से ज्यादा सेल है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से ऑब्वियस थिंग है एक ही क्या होगा, सही होगा। तो अगर मान लो उसमें एक सेल है तो आपको सेकंड जो है स्टेटमेंट पे जाना है, एक से ज्यादा सेल है तो उसे थर्ड स्टेटमेंट पे जाना है। एक बार अपन समझ लेते हैं कि उसमें एक ही सेल थी, एक सेल थी, तो इन दोनों में से कौन सा अपन ने चूज किया, ये चूज किया, और इसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया। इसको चूज किया तो अपन कौन से स्टेटमेंट में जाएंगे, सेकंड में, सेकंड में गए। फिर आगे देखो क्या रीड कर रहे हैं, अगला फिर एक कपलेट आया जिसमें आपको पूछा कि न्यूक्लियस एब्सेंट है या न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगेन दो कॉन्ट्रास्ट है, एकदम अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो मोनेरा किंगडम होगा। क्या होगा, मोनेरा किंगडम। मतलब मोनेरा किंगडम में किसको रखेंगे अपन, जिसके पास एक सेल होगी और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ऐसी सेल को प्रोकैरियोट कहते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखेंगे। ये अपन आगे आने वाले में किंगडम में और डिटेल में करेंगे, सेकंड चैप्टर में यही करना है, 5 किंगडम ही करने। लेकिन अगर अपन ने पहले स्टेटमेंट से आए थे कि उसमें एक सेल है और साथ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तब उसको किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल थी, फिर सेकंड स्टेटमेंट में गए, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था तो उसे मोनेरा में पुट कर देंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट था तो प्रोटिस्टा में पुट कर देंगे। तो अपन इन की को यूज करके उसे एक किंगडम में रख पा रहे हैं। एक बार सोच लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपन ने लिया था उसमें एक से ज्यादा सेल थी, तो एक से ज्यादा थी, तो ये पहले कपलेट में से अपन कौन सा स्टेटमेंट चूज करेंगे, ये चूज करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये जो चूज किया है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, लीड कहलाते हैं। तो अपन ने ये वाली लीड यूज की है और ये वाली यूज की है, तो ये कह रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट में जाओ। तो अब सेकंड को स्किप करना, थर्ड में चले गए। थर्ड में गए और देखा कि उसमें एक से ज्यादा सेल थी, इसीलिए थर्ड में आए अपन। अब देखेंगे कि क्या सेल वॉल है उसमें या सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमेलिया किंगडम में रख दो। लेकिन अगर सेल वॉल है तो क्या लिख रहा है, सेल वॉल है तो फोर्थ स्टेटमेंट में जाओ। मतलब एक ऑर्गेनिज्म था, उसमें एक से ज्यादा सेल थी, इसलिए अपन ने फर्स्ट कपलेट का कौन सा फॉलो किया, ये वाला फॉलो किया स्टेटमेंट, और थर्ड में आए। फिर अपन ने देखा उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो कह रहा है फोर्थ में जाओ, तो फिर फोर्थ में आए। फोर्थ में जाकर अपन को देखना है क्या ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप है या हेट्रोट्रॉप है। अगर ऑटोट्रॉप है तो प्लांटी, हेट्रोट्रॉप है तो फंजाई, ठीक है। इस तरीके से अपन इन सेट ऑफ कीज को यूज करके उसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं। अब इसका एक और फायदा है, देखो सपोज करो कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया और पहले मैंने ये देखा कि ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के हो सकते हैं, भाई 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो एक सेल का या एक से ज्यादा। तो मेरा ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल का था, लेकिन मुझे यह भी पता चला कि हाँ एक सेल वाले भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर मैं इसको फॉलो करते हुए थर्ड में गया। थर्ड में गया तो मैंने देखा कि मेरे वाले ऑर्गेनिज्म में मान लो सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन मुझे यह भी पता चला कि अच्छा सेल वॉल एब्सेंट वाले भी कुछ होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, एनिमेलिया। मेरे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, तो मैं फोर्थ स्टेटमेंट में गया। फोर्थ में गया तो मुझे यह पता चला कि अच्छा ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप 2 तरह के होते हैं। मेरा वाला ऑर्गेनिज्म में मान लो ऑटोट्रॉप था तो मैंने चूज किया प्लांटी। तो की को इस्तेमाल करते हुए मैंने जो ऑर्गेनिज्म था उसको प्लांटी में रखा, तो साथ साथ में मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिली कि प्लांटी जो होता है उसमें एक से ज्यादा सेल होती है, प्लांटी जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांटी जो होता है वो ऑटोट्रॉप होता है। और साथ में ये भी पता चला कि प्लांटी में क्या क्या नहीं है। प्लांटी में एक सेल नहीं है, मतलब ये वाले पॉइंट भी नहीं है। प्लांटी जो है वो हेट्रोट्रॉप नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट वाले भी मेंबर होते हैं। तो बोले तो ये रखते समय मैंने एनालिसिस भी किया। यही वजह है कि जो की जो होती है वो एनालिटिकल की होती है। ये एक स्टेटमेंट है अपनी एनसीईआरटी बुक में कि कीज आर एनालिटिक इन नेचर। तो ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एनालिटिक नेचर का मतलब अपन उसका एनालिसिस कर मतलब अपन को तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में पुट करना था, लेकिन अपन ने जब की को फॉलो किया तो बाकी कैटेगरी की भी इंफॉर्मेशन अपन को पता चली। अब एक बार अपन ये थ्योरी से वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले क्या लिखा हो, कीज आर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का सेट है, जिससे अपन क्या करते हैं, ऑफ डिफरेंट टाइप अरेंज्ड सीक्वेंस वाइज, और उन्हें अपन ने एक सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है इन सच अ फैशन दैट बाय सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन वन कैन क्विकली आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म। ये जो सेट था इनमें से हर के अंदर में से एक को सेलेक्ट किया, एक को एलिमिनेट करके अपन ने एक ऑर्गेनिज्म को क्या किया, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या कर दिया, रख सकते हैं। तो ये की डेफिनेशन हो जाएगी। अब
कीज आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। की क्यों यूज कर रहे हैं अपन? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। किसके बेसिस पे कर रहे हैं अपन? ये जो करेक्टर देखे थे तो उसमें पता किया अच्छा इससे सिमिलर है या इस वाले से। हर पॉइंट पे अपन ने यही तो क्वेश्चन पूछा कि अपने पास जो ऑर्गेनिज्म है इस स्टेटमेंट के सिमिलर है या इस स्टेटमेंट के। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में होता है। ईच की इज बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हर एक पर्टिकुलर की में दो क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट को कपलेट कहते हैं। और उन कपलेट का हर एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। अपन को दोनों लीड में से कंपेयर करके किसी एक लीड को चूज करना होता है, और एक लीड को क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। वन हैव टू चूज करेक्ट लीड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और ताकि अपन आगे की तरफ क्या कर सके? मूव कर सके। और लास्ट एक स्टेटमेंट क्या है? कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज जो होती है वो एनालिटिकल होती है नेचर में, मतलब अपन जिस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो तो आइडेंटिफाई होगा, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरे कैटेगरी के बारे में भी क्या होगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके साथ अपना जो टैक्सोनॉमिक एड्स के जो टॉपिक थे वो सारे तो पूरे हो गए। अब देखो ये पूरा चैप्टर वैसे तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक दो चैप्टर, इस चैप्टर में एक दो स्टेटमेंट रह गए थे जो मैं बीच में करवाना भूल गया। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उन एक दो इंपोर्टेंट मतलब स्टेटमेंट दे रखे आपके एनसीईआरटी बुक में, उनको अच्छे से समझते हैं और इस वीडियो को और इस चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट जो अपना रह गया था वो आपको ऐड करना है, जो अपन ने पार्ट फर्स्ट में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस देखे थे। वहां पर आप कहीं पे भी ये नोट कर लेना, ये स्टेटमेंट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है। अब ये कैसे, इसको समझते हैं। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है? उसकी एक सेल जो होती है वो डिवाइड होकर दो सेल बना लेती है। कितनी सेल बना लेती है? दो। एक से दो सेल बना मतलब दो ऑर्गेनिज्म बन गए, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन का मेथड है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रोथ भी तो कहलाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या तो ये दे या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई भी एग्जांपल दे दे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो इनके केस में ग्रोथ बोलूं या रिप्रोडक्शन बोलूं एक ही बात है, या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए दोनों एक ही बात है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मान लो सेल बढ़ रही है तो इसे ग्रोथ कहेंगे, अगर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो फिर उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक सेल से एक और सेल बनी तो ये ग्रोथ भी हुआ और यही रिप्रोडक्शन हुआ, तो उसके केस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ये एक आपको स्टेटमेंट ऐड करना है। कहां पर करना है? लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर करना है। एक स्टेटमेंट आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप कहीं पे ऐड कर लेना। वो स्टेटमेंट ये है कि टैक्सोनॉमिक, ये अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है और इसको आपको अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट अ मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। अब इसका क्या मतलब है? देखो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप। तो ये क्या कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर बायोलॉजिकल एंटिटी भी होती है और मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट बोले तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का ग्रुप भी होता है। इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर दो चीजें आती है, एक कैरेक्टर्स का सेट आता है और वो कैरेक्टर्स का सेट किन में है बोले तो मेंबर्स आते हैं। इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास एक क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब अगर मैं मेमेलिया की बात करूं तो ये एक टैक्सोन है। तो मेमेलिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर होंगे कि भाई ये कैरेक्टर होने चाहिए, वो मेमेलिया को शो करता है। और उसके अंदर कुछ मेंबर भी होंगे जो मेमेलिया वाले कैरेक्टर रखते हैं, जैसे अपन ह्यूमन, काऊ, अपने डॉग, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स के अंदर दो चीजें, एक तो मैमल्स के आने के लिए कुछ कैरेक्टर का सेट है और इन कैरेक्टर्स को शो करने वाले कुछ रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट भी है, बोले तो बायोलॉजिकल एंटिटी भी है। तो उसे अपन क्या कहेंगे? मेंबर। तो हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की दो चीजें होती है, एक तो उस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, और उन कैरेक्टर को रखने वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मेंबर। तो ये आप वहां पर नोट कर लीजिए। एक और चीज, अपना चैप्टर 1 जब स्टार्ट होता है उससे ठीक पहले अपने एनसीईआरटी बुक में कुछ लाइनें दे रखी है, उसमें एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा, अर्नेस्ट मेयर के बारे में। उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि उसे क्या बोलते हैं? अपने
20th सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। उसके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन और है, वो भी आप नोट कर लेना, एक साथ ही करा देता हूं। एक देखो, बायोलॉजी में प्राइज दिए जाते हैं और 3 बहुत ही बड़े प्राइज है जिसे कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और वो प्राइज कौन से हैं? बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी और क्राफोर्ड प्राइज। ठीक है, ये क्रेफोर्ड प्राइज, ये तीनों प्राइज जो है इनको कलेक्टिवली कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और अर्नेस्ट मेयर को ये तीनों के तीनों प्राइज मिले थे। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको मिला हुआ है, तो अर्नेस्ट मेयर को मिला हुआ है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में कौन से प्राइज आते हैं, तो ये प्राइज आते हैं। अर्नेस्ट मेयर के बारे में एक अच्छी सी बात क्या है कि उसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ है। एक और स्टेटमेंट था कि अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? जब आप आगे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डार्विन जो है उन्होंने अपनी लाइफ में इवोल्यूशन पे काम किया और अर्नेस्ट मेयर ने भी अपनी लाइफ में किस पे काम किया? इवोल्यूशन में। लेकिन ये अलग अलग टाइम पीरियड के थे। डार्विन जो है 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में काम किया, मतलब 1800 से 1900 के बीच में उनकी लाइफ साइकिल थी। और जो अर्नेस्ट मेयर है वो 20th सेंचुरी से, उनकी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर था वो 1904 था और डेथ का जो ईयर है वो 2004 था। 100 साल जिए ये। ठीक है, तो ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने काम लगभग डार्विन जैसा ही किया था, बोले तो इवोल्यूशन में स्टडी की, इसीलिए इसने 20th सेंचुरी का क्या कहते हैं? डार्विन कहते हैं। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 जो था द लिविंग वर्ल्ड वो पूरा होता है। मैंने आपको एनसीईआरटी के हिसाब से अच्छे से हर स्टेटमेंट अच्छे से समझाया। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट वीडियो भी स्टार्ट करेंगे, बोले तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साथ में मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी नीट में क्वेश्चन आ रखे हैं या जो भी अच्छे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, उससे अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।